नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए इस वीडियो में सल्तनत कालीन राजवंशों के बारे में यानी सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सैयद वंश ने दिल्ली पर 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? खिज्र खां था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इसने रैयत-ए-आला की उपाधि से ही अपने आप को खुश रखा। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके अपने आप को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही खुश रखा। और जो खिज्र खां था ये तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय ये भारत आया तैमूर के साथ, और भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक बनाया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भी भेजा करता था। खिज्र खां भारत में शासन करते हुए नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को क्या भेजा करता था? कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। इसके बाद खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां के बाद उसका पुत्र जो मुबारक खां था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने शाह की उपाधि धारण की। इसके साथ याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। याहिया बिन अहमद जो सरहिंदी थे इनको मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण भी प्राप्त था और इसने एक पुस्तक भी लिखी, तारीख़ मुबारक शाही। तो इसमें सैयद वंश के विषय में जानकारी दी गई है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना भी मुबारक शाह ने की। यमुना नदी के किनारे जो मुबारकाबाद है उसकी स्थापना मुबारक शाह के द्वारा की गई, जो कि सैयद वंश का शासक था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। जो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह था और सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक रहा। सैयद वंश ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। तो इस प्रकार हमने सैयद वंश का शासन देखा। अब हम लोधी वंश, ये इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। लोधी वंश के बाद फिर मुग़लों का शासन प्रारंभ हो जाता है, उनको भी हम अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर लोधी वंश ने शासन किया। 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी था और वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था और ये 19 अप्रैल 1451 को, डेट क्या थी? 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से, किस उपाधि के माध्यम से? बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य, दिल्ली पर जो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय है वो भी बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। ये चूँकि सभी अरबी या कहीं अन्य उसके थे और जो ये था लोधी, तो ये प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोधी ने, ये लोधी अफगानी थे। तो दिल्ली पर पहले प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय भी किसे जाता है? बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्कों का भी प्रचलन करवाया था। बहलोल लोधी के द्वारा बहलोल सिक्के चलवाए गए। वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी जो था वो अपने सभी सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था और अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। तो सरदारों का इतना सम्मान करता था कि सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था और अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। फिर लोधी का जो पुत्र था वो निजाम खां, जो कि 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि लेकर के दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसके बाद 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की भी स्थापना की।
जो लोधी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, सिकंदर लोधी, इसने आगरा शहर की स्थापना की थी कब? 1504 में। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन इस तरीके से निकल के आते हैं। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना जो होता है गजे सिकंदरी का प्रचलन भी सिकंदर लोधी ने किया। भूमि के मापन के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया। इसके साथ गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान भी सिकंदर लोधी था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? सुल्तान सिकंदर लोधी के द्वारा। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी ही था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी भी बनाया। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद भी हुआ। इसके द्वारा आदेश दिया गया एक संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसके साथ इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ करके उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर में जो मूर्ति थी उसको तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने के लिए और मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मज़ार पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। और गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये कट्टरता वाला व्यक्ति था, थोड़ा रूढ़िवादी टाइप का व्यक्ति था। तो इसी प्रकार इसकी गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा है। तो इसका जो पुत्र था इब्राहिम, वो इब्राहिम शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया और यहीं से मुग़ल वंश की स्थापना भी मानी जाती है। तो बाबर के द्वारा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की गई। इस युद्ध में क्योंकि ये इब्राहिम लोधी मारा भी गया और बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था? पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां के द्वारा दिया गया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। और मोठ की मस्जिद का निर्माण भी सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा करवाया गया था। जो मोठ की मंदिर है, मोठ की मस्जिद है, उस मस्जिद का निर्माण भी सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा करवाया गया। अब हम सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में क्या सुविधाएं थीं? केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान हुआ करता था। जो सेंट्रल प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था, मुखिया होता था, वो कौन होता था? सुल्तान होता था। क्योंकि बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर क्या हो गए थे? प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में। लोधी वंश के शासनकाल में अमीरों का जो महत्व था वो चरमोत्कर्ष पर था, यानी सबसे अधिक महत्व अमीरों का लोधी वंश के शासनकाल में था। सल्तनत काल में मंत्रिमंडल को मजलिस ए खलवत भी कहा गया। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। ये अक्सर कई बार पूछ लिया जाता, मजलिस ए खलवत किसे कहा जाता है? मंत्रिपरिषद को सल्तनत काल में। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी।
यानी मजलिस एक ख़ास में मंत्री परिषद की बैठक हुआ करती थी, जिसे हम मंत्री परिषद को ही मजलिस ए खलवत कहा जाता है। बार ए खास, तो इसमें सुल्तान की सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए खास में सुल्तान सभी जितने भी दरबारी हुआ करते थे, खानों और अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाते थे। बार ए आज़म, तो इसमें सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। बार ए आज़म में सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। अब इसके बाद मंत्री एवं उससे संबंधित कुछ विभाग, मंत्री एवं उससे संबंधित कुछ विभाग, तो वजीर जो होता था वो प्रधानमंत्री कहलाता था। ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। सल्तनत काल में वजीर जो होता था उसे प्रधानमंत्री बोला जाता था। ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशर्रिफ ए ममालिक, ये महालेखाकार कहलाता था। मुशर्रिफ ए ममालिक ये सल्तनत काल में महालेखाकार कहा जाता था। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा ये रखता था। प्रांतों से यानी राज्यों से और अन्य विभागों से जो आय प्राप्त होती थी उसका लेखा जोखा रखता था। मजमूआ दर, तो ये उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। मजमूआ दर क्या करता था? उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खजीन, खजीन जो होता था वो कोषाध्यक्ष कहलाता था। आरिज ए ममालिक, आरिज ए ममालिक, तो दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज ए ममालिक, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी। आरिज ए ममालिक दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सद्र उस-सुदूर, तो ये जो सद्र उस-सुदूर होता था ये धर्म विभाग और दान विभाग का मुखिया या प्रमुख माना जाता था। काजी उल कजात, ये सुल्तान के बाद न्याय को सर्वोच्च अधिकारी होता था। सुल्तान के बाद न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो काजी उल कजात कहलाता था। इसके बाद बरीद ए ममालिक, ये बरीद ए ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। बरीद ए ममालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वकील ए दर, तो वकील ए दर ये सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। वकील ए दर क्या करता था? सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात, ये दान विभाग हुआ करता था। दीवान ए खैरात दान विभाग होता था। दीवान ए बंदगान, तो ये दीवान ए बंदगान दास विभाग कहलाता था। जो दास विभाग होता था ये इसका मुखिया होता था दास विभाग का, दीवान ए बंदगान। दीवान ए इस्तेहाक, ये पेंशन विभाग प्रमुख होता था। दीवान ए इस्तेहाक। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। दिल्ली सल्तनत जो थी वो अनेक प्रांतों में बटी थी, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। कुछ और महत्वपूर्ण दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या बली या फिर मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। यहाँ का जो शासन था वो नायब या बली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिकों यानी ज़िलों में विभाजित किया गया था। जितने भी इक्ता थे उनको ज़िलों में विभाजित, जिसको सिक भी बोलते थे। जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार हुआ करता था, यानी ज़िलों का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो कौन होता था? सिकदार, जो एक सैनिक अधिकारी भी था। अब सल्तनत काल में राजस्व कर व्यवस्था किस प्रकार थी? राजस्व कर व्यवस्था के अंतर्गत उस्र, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर हुआ करता था। उस्र क्या होता था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर हुआ करता था। खराज क्या होता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ज़कात, ये मुसलमानों पर धार्मिक कर हुआ करता था, जो संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। मुसलमानों पर धार्मिक कर जो लगता था वो संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था, उसे ज़कात बोलते थे। जजिया, तो ये गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता था। जजिया कर
ये गैर मुसलमानों पर, जो हिंदू या अन्य कास्ट के लोग हुआ करते थे, उन पर धार्मिक कर लगता था। खम्स, तो खम्स जो होता था या लुटे हुए धन या खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था। ये 1/5 भाग लिया जाता था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा ही नहीं लिया। सुल्तान जो सिकंदर लोदी था, उसने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। और सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। जितने भी सिख हुआ करते थे, तो सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। और आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था। आमिल जो होता था, ये पद था, ये परगने का मुख्य, यानी जिलों को परगनों में विभाजित किया गया था, और परगने का जो मुख्य अधिकारी होता था वो आमिल होता था। और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। मुशरिफ कौन हुआ करता था? लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गाँवों के शासन की देख रेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। एक शहर या फिर 100 गाँवों की देख रेख कौन करता था? अमीर ए सदा नामक अधिकारी। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। और सुल्तान है, सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया। सुल्तान की जो स्थायी सेना हुआ करती थी, वो उसको क्या नाम दिया गया? खास खेल नाम दिया गया। और मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को भी सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। जो मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली थी, वो सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। इसके साथ सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अर्राद कहा जाता था। यानी सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली जो मशीन होती थी, उसे मंगलीक या अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एकता प्रथा को समाप्त कर दिया गया। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने कर दी। एकता प्रथा की दोबारा से पुनः शुरुआत किसके द्वारा कर दी गई? फिरोज तुगलक के द्वारा। और सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। जो सल्तनत काल में अच्छी किस्म के, अच्छी नस्ल के घोड़े वो तुर्की, अरब और रूस से मंगाते थे। और हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। हाथी कहाँ से? बंगाल से। सल्तनतकालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। जो सल्तनतकालीन कानून था वो शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। भूमि की नापजोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। भूमि की नापतोल करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर जो लगान का निर्धारण होता था उसे मसाहत कहते थे। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन के द्वारा। और पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। जो भूमि पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में रहती थी उसे खालसा भूमि कहते थे। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। जब हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे तो ये पॉइंट पढ़ा गया था पिछले वीडियोज़ में। अलाउद्दीन ने जो जितनी भी भूमि दान में दी गई थी उस सभी भूमि को छीन करके खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। और देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल जो है सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार आज हमने सैयद वंश एवं लोदी वंश के बारे में देखा।